देखो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एक कोशिकीय जीवों में देख लिया है पोषण, ठीक है। अब हमको देखना है किसमें, जो जैसे कि मानव होते हैं, मानव में पोषण किस प्रकार से होता है, मानव कह लो या मनुष्य, ह्यूमन बींग्स में। देखो मनुष्य में पोषण जो होता है वो कितने हैं उसके स्टेप, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में क्या होता है, पोषण होता है। पहला क्या आता है, अंतःग्रहण। इसमें क्या होता है, हम भोजन को, फूड को लेते हैं किसमें, माउथ में, ठीक है ना, इनटेक करते हैं, मतलब कि लेते हैं फूड को माउथ में। फिर क्या होता है, पाचन होता है। पाचन का होता है कुछ अमाशय में होता है, और जो मेन पाचन होता है वो जाकर के क्षुद्रांत्र में होता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है जो पाचित भोजन है, उस पाचित भोजन का अवशोषण। क्या होता है, उस पाचित भोजन का अवशोषण होता है, और फिर अवशोषण होने के बाद में उस भोजन का क्या होता है, यानी कि स्वांगीकरण। इसका मतलब यह होता है कि जो भोजन हमने लिया था, पाचित भोजन जो रक्त में पहुंचा है, उसका अपघटन होता है, उससे हमें ऊर्जा मिलता है। और सबसे लास्ट में आता है बहिक्षेपण, है ना। इसमें क्या होता है, जो भोजन डाइजेस्ट हुआ है, पाचन होने के बाद में जो अपशिष्ट बचता है उसका निष्कासन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पूरा ना, संक्षेप में, विस्तार से नहीं, संक्षेप में देखेंगे ना, जो एक रिवीजन है। ये नोट्स आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनल, यानी कि आहार नाल, मूल रूप से मुंह से गोदा तक क्या होता है, विस्तारित एक लंबी ट्यूब होती है, नली होती है, ठीक है ना भाई। माउथ से लेकर के और कहां तक, गुदा द्वार तक, जहां से अपशिष्ट बाहर निकलता है वहां तक पूरे एक लंबी क्या होती है, ट्यूब होती है, नलिका होती है, नाल होता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं आहार नाल, क्योंकि उस नाल के अंदर से क्या निकलता है, आहार जाता है, ठीक है ना। अब सुनो, सबसे पहले आता है मुंह। तो मुंह के अंदर आप लोग भोजन लेते हो, है ना, उसे हम लोग बोलते हैं भोजन का अंतःग्रहण, ठीक है। अब आता है दांत। तो दांत का काम क्या होता है, भोजन को पीसना, काटना, ठीक है ना। और फिर क्या होता है जीवा। तो जीवा क्या होता है, जीवा भोजन को अच्छी प्रकार से लार के साथ मिला देता है, ठीक है। और जीवा के बिल्कुल नीचे क्या होता है, लार ग्रंथि होती है, वहां से क्या निकलता है, वहां से लार निकलता है। तो लार को हम लोग सिंपली लार भी बोलते हैं, या फिर लार रस कहते हैं, ठीक है ना। अब उस लार के अंदर जो होता है एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, अमाइलेज, या फिर हिंदी में कहते हैं एमिलेज। एमिलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज सकरा में कन्वर्ट करता है। माल्टोज जो होता है ना सकरा का, वो सूक्ष्म रूप होता है, छोटा रूप होता है, ठीक है, जो आराम से पाचित हो जाता है। अब आता है भोजन जो होता है, अब आपने अच्छी प्रकार से उसको क्या कर लिया, पीस लिया है, काट लिया है दांतों से, और वहां पर मिल भी गया लार से। अब उस भोजन का अंदर जाएगा स्टोमक के अंदर, यानी कि अमाशय में। तो अमाशय से पहले देखो, यहां पर देखो इसमें डायग्राम दिया हुआ है, अमाशय यहां पर आ गया, देखो ये क्या है, अमाशय। तो अमाशय के अंदर भोजन जाएगा तो किससे, ईसोफिगस से होता हुआ जाएगा। देखो ये जो लंबी ट्यूब है, लंबी ट्यूब, इसे हम लोग कहते हैं ईसोफिगस, यानी हिंदी में कहते हैं ग्रसिका। क्या कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं हम लोग। इसके जरिए कहां पहुंचता है भोजन, अमाशय के अंदर, ठीक है ना। अमाशय के अंदर खाना 3.5 से 4 घंटे तक ठहरता है। तभी तो आप लोग खाना उना खाने के बाद में आप 3 घंटे तक तो मस्त रहते हो, भूख आपको नहीं लगती, क्योंकि तब तक फूड अमाशय में रहता है, ठीक है ना। तो मुंह से अमाशय तक भोजन ईसोफिगस, या कह लो ग्रसिका की कर्मांकुचक गति, ये हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होता है, जो ईसोफिगस होता है उसकी जो मांसपेशियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, यानी कि सिकुड़ता है और फिर फैलता है, ये काम होता है। उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट, कर्मांकुचक गति, ठीक है ना। ये मूवमेंट अगर नहीं होगा तो खाना अंदर यहां से जाएगा नहीं, अमाशय तक। ये गति होना जरूरी है। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, ओल्ड एज में पहुंचते हैं, उनके अंदर ये जो है मूवमेंट वो कमजोर हो चुका होता है, जिससे क्या होता है कि वो लोग एक टुकड़ा खाने के बाद में तुरंत पानी पीते हैं ताकि खाना अंदर जाए। ये जो होता है बहुत जरूरी है, यानी कि ये मूवमेंट पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है कि कर्मांकुचक गति क्या है। तो क्या होता है, ग्रसिका, ग्रसिका की मांसपेशियों का संकोचन और शिथिलन, मतलब सिकुड़ना और
फैलना, सिकुड़ना और फैलना, ये जो होता है इसे हम कहते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे देखो, अब खाना कहां पहुंच गया, अमाशय में। अमाशय के अंदर हमारे पास जो दीवार होती है अमाशय की दीवार में होती है क्या, जठर ग्रंथियां, हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसमें निकलता है 3 स्राव करता है ये, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, और साथ में निकलता है म्यूकस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सलेस्मा, सलेस्मा कहते हैं इसको हिंदी में। तो अब यहां पर जो पेप्सिन होता है इसे हम लोग कहते हैं पाचक एंजाइम। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाचक एंजाइम क्या होता है, तो आप आराम से लिख पाओगे कि ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है, किसका, हाँ, प्रोटीन का पाचन करता है, उसे हम लोग कहते हैं पाचक एंजाइम, ठीक है ना। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, पाचक एंजाइम अच्छे से उस पर कार्य कर सके, इसके लिए अम्लीय माध्यम आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो अम्लीय माध्यम जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से होता है, और जो खाने के साथ में वायरस बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, उस वायरस बैक्टीरिया को मारने के लिए ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर्याप्त होता है, ठीक है ना, वो उसको मार देगा ताकि आप ना पड़ो बीमार, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आता है म्यूकस यानी कि सरलेस्मा। ये क्या होता है, ये आंतरिक स्तर जो होते हैं अमाशय का, उसको अम्ल से बचाता है, क्योंकि ये जो एसिड होता है ना, इसका पीएच बहुत कम होता है, 3.5 से 3 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो इतना कम पीएच जो होता है उससे ना जो वॉल है वो बर्न हो सकता है, ठीक है ना। उससे क्या करता है, म्यूकस अमाशय को बचा देता है, ठीक है ना। तो ये काम होता है किसका, सलेस्मा का। अब यहां पर ये जो फूड है 3-3.5 घंटे के बाद में सारा जितना काम हो रहा है अमाशय में होने के बाद क्षुद्रांत्र में जाएगा, कहां पर, क्षुद्रांत्र में। अब क्षुद्रांत्र के अंदर ये अम्लीय फूड है, अभी जो अमाशय में वो क्या है, अम्लीय तो है। अब ये अम्लीय फूड अगर क्षुद्रांत्र में जाएगा तो उसकी जो दीवार है उसको दिक्कत नहीं होगी, वो जल सकता है ना, वहां पर घाव हो सकता है। तो उस अमाशय के अंदर जो अम्लीय फूड है, भोजन है, उसको क्षारीय करना जरूरी है, क्षारीय करना जरूरी है। तो क्षारीय कैसे होगा, तो क्षारीय करने के लिए लीवर के अंदर एक होता है गाल ब्लेडर, ठीक है ना, वहां से निकलता है बाइल जूस, वहां से निकलता है बाइल जूस, ठीक है ना। तो बाइल जूस जो होता है यानी कि पित्त रस हम उसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पित्त रस, यानी कि पित्ताशय होता है वो, है ना, पित्ताशय से पित्त रस आता है। पित्त रस जो होता है उस अम्लीय खाने को क्षारीय बना देता है, तब जाता है किसमें, क्षुद्रांत्र में। तो क्षुद्रांत्र के अंदर क्या होता है, आंत रस होता है। आंत रस क्या होता है, आंत रस के अंदर जो आंतें होती है छोटी वाली आंत कह लो या आप कह लो उसको, क्षुद्रांत्र बात दोनों का एक ही होता है। तो उस आंत रस के अंदर से निकलते क्या है, रस निकलती है, क्या निकलती है, रस निकलती है। तो आंत रस के अंदर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, और आंत रस के अंदर जो फैट होता है, वसा होती है, वो अम्ल में बदल जाता है। फैटी एसिड बोलते हैं इसको हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल, 2 चीज बनता है। और जो उस भोजन में प्रोटीन होता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है आंत रस, ठीक है ना। अभी आंत रस हमारे पास 3-4 टाइप के होते हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे इधर। अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है, और फिर बाद में टूट करके प्रोटीन अमीनो अम्ल ही बनाता है। तो ये कौन होता है, ये आंत रस करता है इस काम को, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब यकृत और अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है अमाशय के नीचे होता है, देखो ये रहा, आपको भी दिखाते हैं, देखो इधर, ये अग्नाशय दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, अग्नाशय है, अमाशय के नीचे है, ठीक है ना। इसके और देखो ये इधर है पित्ताशय, ये रहा इधर, ये लीवर हो गया ऊपर, यकृत, और यकृत के बिल्कुल नीचे देखो हरा हरा सा आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, पित्ताशय। यहां से पित्त रस निकलता है, ये पित्त रस का भंडार करता है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है ना। तो यहां से निकलता है रस जो कि अम्लीय खाने को क्षारीय बना देता है, ठीक है ना, और फिर वो क्षुद्रांत के अंदर जाता है। अब आ जाओ आगे आप लोग देखो, यहां से तो आंत रस के अंदर आप लोगों ने सीख लिया। अब आंत रस के बाद आता है यकृत। यकृत यानी कि लीवर।
तो लीवर के अंदर कौन होता है? गाल ब्लैडर, और वो निकालता है पित्तरस। तो यकृत के अंदर से जो पित्तरस निकलता है, पित्तरस जो होता है वो पित्त होता है लवण, ठीक है ना। जो वसा होता है, जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है फैट्स की, उसको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है पित्त लवण। समझ में आया? तो जो पित्त लवण होता है, इसके बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, और हिंदी में कहते हैं इमल्सीकरण, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। अब आता है कौन? अग्नाशय। अग्नाशय अमाशय के नीचे रहता है, और जो लीवर होता है और यानी कि यकृत, वो अमाशय के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो यकृत से तो हमने काम देख लिया क्या होता है, अग्नाशयिक रस निकलता है वहां से। अब अग्नाशयिक रस जो होता है वो अच्छे से कार्य कर सके, उसके लिए क्षारीय माध्यम की पड़ती है आवश्यकता। तो क्षारीय माध्यम तो पित्तरस कर देता है, ठीक है ना। अब क्या आता है, अग्नाशय के अंदर से निकलता है एमिलेज एंजाइम। आपको याद रखना है, अमाइलेज एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, और लाइपेज एंजाइम। तीन तरह के एंजाइम निकलते हैं कहां से? अग्नाशयिक रस से। ये आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। 3-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब सुनो क्या होता है, ये जो होता है हमारे फूड के अंदर प्रोटीन, उसको ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम जो होता है वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। किसमें? पेप्टोन्स। प्रोटीन का बहुत छोटा रूप होता है जो कि पाचन करने में आसानी होती है। पाचित होने के बाद में पेप्टोन बनता है, जो कि आराम से क्या होता है, अवशोषित हो जाता है और रक्त में पहुंचता है, ठीक है ना। अब आता है फैट, यानी कि वसा। उसका जो होता है पाचन, वो किसमें होता है? उस फैट से बनता है फैटी एसिड, यानी कि वसा से बनता है वसा अम्ल बनता है, और ये लाइपेज नाम का एंजाइम बनाता है, ठीक है ना। अब आता है स्टार्च। स्टार्च आप लोग ऊपर पढ़ चुके हो, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है अमिलेज एंजाइम की सहायता से, ठीक है ना। यहां पर ये हो गया। तो ये तुमको फंक्शन जो है ध्यान रखना है, ये बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्षुद्रांत्र के अंदर क्या हुआ, इतना सारा प्रोसेस हुआ, ठीक है ना। क्षुद्रांत्र वास्तव में लंबी आंत होती है, ठीक है ना। कहते हैं छोटी आंत है, लेकिन वो लंबाई में बड़ी होती है। तो जो मुख्य पाचन होता है भोजन का, वो कहां होता है? वो होता है क्षुद्रांत्र में, ठीक है ना। अमाशय में बहुत कम होता है। वैसे पाचन तो जो स्टार्ट होता है वो मुंह से ही हो जाता है, लेकिन जो मुख्य पाचन होता है वो जाकर के क्षुद्रांत्र में होता है। अब ये सब जो पाचित हुआ है, कार्बोहाइड्रेट बन गया, ग्लूकोज वसा बन गया, वसा अम्ल, प्रोटीन बन गया अमीनो अम्ल, और पित्त जो लवण होता है उसने फैट को किसमें? बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ दिया। अग्नाशयिक रस जो होता है वो अमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम होता है। ये क्या करता है? ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में, लाइपेज जो होता है फैट को फैटी एसिड में, और जो स्टार्च होता है अमिलेज की हेल्प से ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इन सभी ये सभी जो होते हैं भोजन पाचन होने के बाद में बनते हैं, ठीक है ना। और इनका अब क्या होना है? रक्त में जाना आवश्यक है। तो ये सब का सब कहां पहुंचेंगे? रक्त में। तो रक्त में जाएगा कैसे? तो रक्त में भेजने के लिए क्या होता है? दीर्घरोम। क्या होते हैं? दीर्घरोम। तो दीर्घरोम क्या होता है? विली होती है, उंगली जैसी संरचना होती है, ऐसी लंबी 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 लंबी, ठीक है ना, ऐसी उंगली नुमा। तो हम इसको बोलते हैं उंगली नुमा संरचना होती है, जो करती क्या है? पाचित भोजन को अवशोषित करके रक्त के अंदर भेज देती है, ठीक है ना। तो दीर्घरोम का कार्य पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो दीर्घरोम होता है ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है ना। ये काम होता है दीर्घरोम का। अब आ जाओ आगे। अब खाना इतना सारा मुख्य पाचन के बाद में कहां जाएगा? बृहदान्त्र में, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत बस नाम का होता है, बड़ा होता नहीं है। बृहदान्त्र के अंदर क्या होता है? ज्यादा पाचन नहीं होता है, जो बचा खुचा जल है उसका अवशोषण होता है, और अगर थोड़ा बहुत बच गया है कुछ अवशोषित होने के लिए तो उसका होता है अवशोषण। और बृहदान्त्र के बाद में फिर जो होता है वो जाकर कहां होता है? कहां पर? गोदा द्वार से बॉडी से बाहर निकल जाता है अपशिष्ट, ठीक है ना। बड़ी आंत यानी कि बृहदान्त्र तक खाना आते आते पूरा अपशिष्ट बन चुका होता है, ठीक है ना। और वो सब क्या होता है? गोदा द्वार से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है? मनुष्य के अंदर भोजन का पाचन होता है, जो कि संपूर्ण आपको मैंने सिखाया, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो भोजन का पाचन हुआ है ये रक्त में पहुंच गया है। तो रक्त में अगर पहुंच गया है तो क्या होगा? वहां पर उसका ऑक्सीडेशन होगा, उपचयन होगा, ठीक है ना। और वो होगा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन से,
और फिर हमको मिलेगी ऊर्जा अंततः, ठीक है ना। वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।